बायोकेमिस्ट्री 1 का जो कोर्स है उसके लिए रेफरेंस बुक आप लोग नोट कर लें, प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज 6th एडिशन, जो कि मैं LMS गूगल पे भी अपलोड कर दूंगी। और वहाँ पे जो जो चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे मैं वो उसको भी जो है वो स्प्लिट करके अपलोड करती जाऊंगी विद स्लाइड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री लैंग्वेज 6th एडिशन, ये LMS से आप लोग को मिल जाएगा। ओके बच्चों, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री है क्या? आप लोग पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन वाले भी और ऑन कैंपस वाले भी, ठीक है। अगर एक आंसर यहाँ से आता है तो दूसरा आंसर ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ से आना चाहिए। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? ऑनलाइन फर्स्ट। स्लाइड्स आप लोगों के सामने हैं, इसे देखिए और बोलें व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले कि बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या है और इसमें हमने किन चीजों को स्टडी करना है। और आप लोगों को जैसे पता है इस कोर्स के टाइटल से कि इस कोर्स को हमने फर्दर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, बायोकेमिस्ट्री 1 एंड बायोकेमिस्ट्री 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसका नॉलेज हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन चीजों को देखते हैं और उसके बाद हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे टू दी बायोकेमिस्ट्री 1 कि इसमें हमने स्पेसिफिकली क्या चीज देखी। So, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हम ये कहते हैं कि इट इज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसको नाम से देखें और नाम से समझने की कोशिश करें तो वी कैन से कि बायोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल पाथवेज। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल पाथवेज पढ़े जाएंगे which belong to the living organism. Living organism. So we can say कि इस कोर्स के अंदर हम लोग बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो केमिकल कंपोजिशन है कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इनके स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं, उनके अंदर किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन से केमिकल पाथवेज के थ्रू जो है उनकी लाइफ जो है वो एक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं कि यूजुअली हम लोग ये चीज कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्लूकोज की मैंने वैसे एग्जांपल दी है, ये आप लोग सिंपली जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे कि हम यूजुअली कहते हैं कि ग्लूकोज इज एन एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी के सोर्स के तौर पर यूज होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्लूकोज अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, ये बात जैसे कहने में सिंपल है, असल में बॉडी के अंदर ये इंजाइमेटिकली जो है वो इतनी सिंपल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज है वो बॉडी में एंटर किस तरह से होगा ये एक अलग डिबेट है। उसके बाद उस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होगा ये एक अलग डिबेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डाइट की बात करते हैं तो हम तो यूजुअली प्लांट्स को इनटेक करते हैं ना एज अ फूड, ठीक है, डाइटरी क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं और हम ये चीज कहते हैं कि प्लांट्स अपने अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने किसी भी सोर्स से फूड को इनटेक किया है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में है स्टार्च। आपने इसको इनटेक किया, द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी डाइजेशन। आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर ये जो स्टार्च है, ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जिसमें मल्टीपल ग्लूकोज रेसिड्यूज जो हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज है, दूसरा, तीसरा एंड देन हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज, इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन चीजों को हम इन डिटेल इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स एंड द नेम ऑफ दीस एंजाइम्स आर अमाइलेजेस। अमाइलेजेस क्या करेंगे, इस पॉलीसेकेराइड के ये जो बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। लाइक यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और ग्लूकोज को रिलीज कर दिया। इसका मतलब है कि पहले हमें इस चीज को समझना है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस तरह से प्रोड्यूस होता है। डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो है
वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड के थ्रू पास करता है, बिकॉज ब्लड इज द मेजर मीडियम जो कि सेल्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ये चीज सबको पता है ना। तो अब ये ब्लड क्या करेगा, इस ग्लूकोज को उठाएगा जीआई ट्रैक्ट में से और इसको लेके जाएगा टू दी अदर सेल्स ऑफ बॉडी, और जिस सेल को जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड होगा वो ग्लूकोज को क्या करते जाएंगे, अपटेक करते जाएंगे। ऐसे है ना खातान, ठीक है। सो ये आपके पास एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, हर सेल की एनर्जी नीड्स डिफरेंट है, हर सेल की एनर्जी नीड्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज्यादा जो है ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, तो उस टाइम ब्रेन सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी मसल सेल्स के मुकाबले में ज्यादा होंगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन सेल्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो वेरी करती रहती है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, ओके। सो ये अमाउंट वेरी करती रहती है। अब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाएगा। यूजुअली हम कहते हैं कि सेल्स के बाहर एक ऐसा इन्वेलप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिवली परमेएबल है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर होने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर नहीं होने देती। सेम इज द केस विद द ग्लूकोज। ग्लूकोज बेशक आपने ढेरों अमाउंट में इंटेक किया हुआ है, क्योंकि जब हम इंटेक करते हैं तो हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। जितना ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, अब उस ग्लूकोज में सेल्स के अंदर जाना है, बट सेल्स तब तक ग्लूकोज को पिक नहीं कर सकते जब तक इंसुलिन अवेलेबल ना हो, बिकॉज सेल्स आर इनपर्मिएबल टू ग्लूकोज एंड द इंसुलिन इज द हार्मोन जो कि इस सेल को जाके बताता है कि प्लाज्मा के अंदर ढेरों ढेर ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल है। तो ये सेल्स क्या करते हैं, इनका जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है उसको मेम्ब्रेन पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल्स के अंदर एंटर होता है। ये हमारी सेकेंड स्टेज है। ये चीजें अभी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करनी, परेशान नहीं होना, भी आपने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी और हम उसको समझ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शंस को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं या हमें उन्हें पढ़ने की क्यों जरूरत है, ठीक है। पहले हमने ये चीज देखनी है कि किस तरह से डाइजेशन होती है, किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेल्स उनको किस तरह से पिक करते हैं और उन्हें पिक करने के लिए कौन से हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो कि आप लोग डिफरेंट कोर्सेज के अंदर पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल सिग्नलिंग का कोर्स लेते हो तो उसमें आप ये चीज पढ़ोगे कि हार्मोन्स किस तरह से सेल को इन्फॉर्म करते हैं कि आपने कोई न्यूट्रिएंट उठाना है ब्लड में से, हार्मोन किस तरह से सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जो है वो मेटाबॉलिज्म का कोर्स दोगे बायोकेमिस्ट्री 2 का, तो उसमें आप ये चीज देखोगे कि किस तरह से ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर गया है ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो इट डजंट मीन कि उसने जाते ही एटीपी का ढेर लगा देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसोल में उसने 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, देन पायरुवेट पे पीडीएच कॉम्प्लेक्स उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, टीसीए साइकिल ऑपरेट होगा, FADH2 NADH बनेंगे जो कि बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस जो एक बात हमने स्टार्ट में कही थी कि ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको समझने के लिए हमें कितने बायोकेमिकल पाथवेज को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास तब आएगी जब हम बायोकेमिस्ट्री को डीपली एनालाइज करेंगे। अब ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है, ये इंफॉर्मेशन आपको इस कोर्स को आप क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज डिफेंड करने में हेल्प करेगी। लाइक मेरे पास जो आप लोगों ने इससे पहले लैब पढ़ी है, लैब और थ्योरी के कंटेंट्स में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मैं अक्सर अपनी क्लास में ये बात कहती हूँ कि जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं या आप अपनी लर्निंग हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उनको चेंज करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, एक तो आप ग्रुप स्टडी करें, ठीक है। दूसरी तरफ ये कि आप कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो हमेशा 2 क्वेश्चन को आपने जरूर क्लियर करना है कि कोई भी पाथवे है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है और उस पाथवे की सिग्निफिकेंस क्या है। जब आप ये 2 क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक, हर पाथवे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। यही वो तरीका है जिससे आप लोगों की लर्निंग हैबिट्स भी चेंज हों, ठीक है। सो अगर मैंने आप लोगों को बताया कि बायोकेमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें आपने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल पाथवेज को पढ़ना है, तो आप लोगों को अपने माइंड में ये चीज भी क्लियर करनी है कि आपको बायोकेमिस्ट्री जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट करती है, आपके लिए बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज क्यों जरूरी है, आप ये कोर्स क्यों ले रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोर्स
जी, जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है, या अगर इस यहाँ तक जो मैंने चीजें बताई हैं कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवाज आनी चाहिए, विदाउट पार्टिसिपेशन मैं नहीं पढ़ा रही। ये चीज आप लोगों के लिए भी है, अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ तो आप लोगों की आवाज मेरे से ऊंची होनी चाहिए, ठीक है? सोए हुए बच्चे मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब हम इस चीज को देखते हैं कि हाउ बायोकेमिस्ट्री इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस। बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे लिए क्यों जरूरी है, या इस नॉलेज से हम क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं वो गेन करते हैं। पहली जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, अगर हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जी खान, आपके क्या में मोलेकुलर जेनेटिक्स क्या हो सकती है? बिल्कुल, वेरी गुड, कि आप जो है वो मोलेकुलर लेवल के ऊपर जो है वो किसी सेल को देखते हो, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एनालाइज करते हो। राइट, आज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है, स्टोर है, और वो ट्रांसमिट किस तरह से होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है, उसके बाद जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, और फाइनली डीएनए जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से इनकोड करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। यानी डीएनए ने सिर्फ ऑर्डर पास करने हैं और उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? प्रोटीन। यूजुअली हमारे पास जो है वो डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसकी रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, डीएनए से आरएनए किस तरह से बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स किस तरह से बनती हैं, और अगर डीएनए लेवल पे किसी किस्म की कोई म्यूटेशन होती है तो क्या वो म्यूटेशन प्रोटीन को इफेक्ट कर सकती है या नहीं। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? मोलेकुलर जेनेटिक्स से। ये इंफॉर्मेशन तभी क्लियर होगी अगर हमें एक नॉर्मल पैटर्न पता है। अगर हमें ये पता है कि यूजुअली जो है वो प्रोटीन्स आरएनए से बनती हैं और आरएनए डीएनए से बनता है, इट मींस कि अल्टीमेटली अगर डीएनए में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई म्यूटेशन आएगी, तो वो म्यूटेशन किसको इफेक्ट करेगी? प्रोटीन्स को इफेक्ट करेगी। और प्रोटीन्स क्योंकि यूजुअली एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, तो इट मींस कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोटीन डिसरप्ट होती है तो वो उस पाथवे को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक, अगर आप उसके नॉर्मल सिनेरियो से अवेयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये किस तरह से चलता है, तो आप लोग कभी भी जो है वो डिजीज कंडीशन के अंदर उसके अंदर जो होने वाली एब्नॉर्मेलिटीज हैं उनको पिन पॉइंट नहीं कर सकते। सेकेंड है मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस। इसमें भी हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री हमें किस तरह से किसी डिजीज का मैकेनिज्म स्टडी करने में हेल्प करती है। हाँ जी, आप लोगों का कोई पॉइंट? कोई पॉइंट जो इस हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकता है? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जो है वो यूजुअली एक डिजीज है, शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, या मेरे ख्याल से एफएससी में है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू। ठीक है, हम यूजुअली ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स, इनका जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, टर्नओवर हो रहा होता है, एक खास लाइफ स्पैन होता है हर सेल का और उसकी मशीनरी का, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाती है और उसकी जगह नई जो है वो सेल्स या मटीरियल आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक अमाइनो एसिड है टायरोसिन, उसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वी ऑल नो कि टायरोसिन को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव एन अदर अमाइनो एसिड फिनाइलएलानाइन। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स जिनको हम कहते हैं कि ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, बिकॉज ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें बॉडी एसेंशियल अमाइनो एसिड से किसी तरह से मैनेज कर देती है। यानी जो अमाइनो एसिड हमने डाइट के थ्रू लेने ही लेने हैं, जो असेंशियल हैं, उनको यूज करते हुए बॉडी जो है वो बाकी 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बना देती है। सो टायरोसिन का भी यही केस है कि अगर आपकी बॉडी में फिनाइलएलानाइन अवेलेबल है तो देयर इज एन एंजाइम फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो कि इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? टायरोसिन को। फिनाइलएलानाइन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगर किसी वजह से इस एंजाइम में म्यूटेशन आ जाए तो उस म्यूटेशन का इफेक्ट क्या होगा, फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और टायरोसिन की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि टायरोसिन में तो तब तक प्रोड्यूस नहीं होना जब तक फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज या पीएएच एंजाइम अवेलेबल ना हो। अगर ये एंजाइम अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, इट मींस कि फिनाइलएलानिन इसी फॉर्म के अंदर क्या होती जाएगी, एक्यूमुलेट होती जाएगी। सो अगर हमें किसी नॉर्मल पर्सन का जो मेटाबॉलिज्म है, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हीं का आइडिया नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो क्या हम उसकी डिजीज कंडीशन को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब तक हमें एक नॉर्मल पर्सन की जो रिएक्शंस हैं, पाथवेज हैं, उनका नहीं पता होगा, हम कभी भी म्यूटेशन का इफेक्ट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं आप लोगों के सामने कोई ऐसा पाथवे है जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ और मैं उस पाथवे में से एक एंजाइम कहती हूँ कि उसमें म्यूटेशन हो रही है, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो क्या आप लोग बता सकोगे, नहीं। पहले आप लोगों को उस नॉर्मल पाथवे को पढ़ना है, आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस पाथवे के अंदर ये एंजाइम है, ये इस तरह केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। उसके बाद अगर मैं किसी एंजाइम के अंदर म्यूटेशन करती हूँ या आपसे पूछती हूँ कि इस एंजाइम में म्यूटेशन के बाद क्या इफेक्ट होगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसकी वजह से ये रिएक्शन ब्लॉक होगा और उसका इफेक्ट ये हो सकता है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सीनियर्स को मैंने दिए थे, बल्कि उनका पेपर तो काफ़ी टफ था, उसको देखिएगा और उस हिसाब से आप लोगों ने जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि पेपर किस तरह का होगा। समझ आ रही है? पहला पॉइंट हो गया मोलेकुलर जेनेटिक्स। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आए, किसी एक स्टूडेंट को भी, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑन कैंपस है, तो आप लोग बताएं बायोकेमिस्ट्री हमें मोलेकुलर जेनेटिक्स को समझने में कैसे हेल्प करती है और बायोकेमिस्ट्री हमें डिजीजेस के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने में किस तरह से हेल्प करती है। ये दो पॉइंट्स क्लियर है सबको? जी अफनान, क्लियर है? रिएक्शन और पाथवे में क्या डिफरेंस है? समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि किसी एक केमिकल एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास जो है वो एक ही एंजाइम रिक्वायर्ड होता है और वो उसके ऊपर वर्क करता है और अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए की कन्वर्जन की बात करें, लेकिन देयर आर सम एंजाइम्स जो कि इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं, एक ही जो है वो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीसीएस साइकिल की बात करते हो या ग्लाइकोलिसिस की बात करते हो, तो एंड रिजल्ट क्या है उसका कि आपका पर्पस क्या है, ग्लूकोज को पायरोवेट में कन्वर्ट करना, लेकिन उसके लिए कोई एक एंजाइम नहीं है बल्कि 10 डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर एक्ट कर रहे होते हैं। इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस, इनको हम क्या कहते हैं, पाथवेज। क्लियर हो गया? चेन ऑफ रिएक्शन। पाथवेज भी फर्दर फिर दो डिफरेंट टाइप्स में आ जाते हैं। अगर तो वो जो है साइक्लिक फॉर्म में है जिसमें एंड पे आपके पास जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल बनता है, लाइक टीसीएस साइकिल की आप बात करते हो तो उसमें आपके जो 8 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनसे एंड पे ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा और ये ऑक्सैलो एसीटेट हमेशा एज एन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंबाइन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सिट्रेट। यानी आपका साइकिल हमेशा चलेगा और उसकी एंड प्रोडक्ट बनेगी ऑक्सैलो एसीटेट और हमेशा नेक्स्ट साइकिल ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होगा। इस तरह के जो पाथवेज होते हैं इनको हम पाथवे की बजाय साइकिल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टेप ऐसा है जहां पे जाके उन्होंने रुकना है और नया जो स्टेप है वो वहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? प्रोटीन्स और इन पे अगर किसी किस्म की म्यूटेशन आती है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक लेवल के ऊपर आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑनलाइन वालों का रिस्पांस बहुत लेट आ रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि क्लास पार्टिसिपेशन को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, ठीक है, चाहे आप ग्रेड्स की सेंस में कह दें या किसी और सेंस में कह दें। वैसे मैं एलएमएस के ऊपर भी यही कोशिश करूंगी कि अगर बायोकेमिस्ट्री 1 से रिलेटेड मुझे लगता है कि कोई एक जनरल सा क्वेश्चन है और आप लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या इस म्यूटेशन का इस एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर मैं चाह रही हूँ कि आप इस चीज को पढ़ें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो मैं वो एलएमएस के ऊपर जो है वो डिस्कशन फोरम के ऊपर ऐड किया करूंगी। आप लोगों ने एलएमएस को अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, रेगुलरली चेक करना है कि वहां पे कोई क्वेश्चन तो नहीं पोस्ट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट हुआ है तो आप सब ने उसमें पार्टिसिपेट करना है।
ये नहीं करना कि एक स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर आंसर शेयर किया है और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स से कॉपी कर रहे हैं और सिर्फ उसी स्टूडेंट की अर्निंग है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं। दूसरी बात ये कि समटाइम्स मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं वो दोबारा मुझे याद नहीं आएगा। अगर मुझे वो किसी क्विज के टाइम याद आ गया, किसी असाइनमेंट के टाइम याद आ गया, अगर मुझे मिड में याद आ गया, फाइनल में याद आ गया, तो वो पूरे के पूरे कोर्स में किसी ना किसी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। सो क्लास में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, या अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये चीज़ आपने देख के आनी है, तो इट मीन्स कि आपने उसको इम्पोर्टेंट कंसीडर करना है। समझ आ रही है? ओके। यस मैम। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखा, अब बात आई है ना, आवाज भी आई है क्योंकि ग्रेड की बात है। ओके बच्चों, बायोकेमिस्ट्री क्या है और बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें किस तरह से जो है वो बेनिफिट देता है। पहले हम लोगों ने मोलेकुलर जेनेटिक्स की बात की है, उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ डिजीजेस की बात की है और अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जनरली हम लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं या ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। आल्दो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बाकी भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। न्यूक्लिक एसिड यूजुअली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा हम बात करते हैं विटामिन्स की और मिनरल्स की। ये एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन अगर आप बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म में ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी 3 बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपकी बॉडी में, अगर आप 1 ग्राम कंज्यूम करते हो तो 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। प्रोटीन्स की अगर आप बात करते हो, इनकी भी आप सेम अमाउंट कंज्यूम करते हो, तो ये 9 किलो कैलोरीज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम इन तीनों बायोमॉलिक्यूल्स की इक्वल अमाउंट को कंपेयर करें तो कौन सा मॉलिक्यूल है जो वो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स एंड देन प्रोटीन्स। सॉरी, प्रोटीन्स भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड लिपिड्स जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लिपिड्स का एनर्जी कंटेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से ज्यादा है, डबल है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को, या हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है। ऐसा क्यों है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसकी एक रीजन तो अवेलेबिलिटी की आती है, दूसरी हमारे पास आती है जो कि लिपिड्स की नेचर की वजह से है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कुछ हद तक आप लोगों का अभी क्लियर होगा। बाकी आप लोग बायोकेमिस्ट्री 2 जब पढ़ोगे तो वहां पे आप केमिकल रिएक्शंस को जब देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत, एक तो टाइम टेकिंग है और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें कि इन टर्म्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन वो इतना एफिशिएंट है। सो बेशक वो ज्यादा एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको मेटाबोलाइज करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ये ग्लूकोज इजीली जो है ब्लड वेसल से पास करता है और जिस सेल को जितनी जरूरत होती है वो इससे पिक कर लेता है। क्योंकि आपका जो ब्लड है उसमें 90% वाटर है और ग्लूकोज इटसेल्फ एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो आराम से जो ब्लड है वो ग्लूकोज को पिक कर लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लिपिड्स को कंज्यूम करोगे फॉर द एनर्जी पर्पसेस, तो आपके पास जो लिपिड्स है दीज आर दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और आपका ये जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है ब्लड, ये क्या है? पोलर। तो यहाँ से लिपिड्स को सेल के पास भेजने के लिए आपको कोई इंटरमीडिएट कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि पहले आप लिपिड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोटीन्स पर डिपेंड कर रहे हो, फिर जब आपके पास लिपिड सेल के अंदर जाएंगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसका मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज के मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
इसलिए सेल जो है वो उस मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो कि रेडिली अवेलेबल है, जिसकी नेचर के अंदर अबंडेंस है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो इसे प्रोड्यूस करते हैं, और जिसको मैनेज करना या डील करना बॉडी के लिए आसान है। समझ आ रही है? सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली? बायोकेमिस्ट्री से। जब हमने इन सब न्यूट्रिएंट्स को या इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस किया, तो हमें ये चीज क्लियर हुई कि हमारे पास ये जो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं, इसमें से प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिपिड्स क्यों नहीं है? अगर आपसे कोई आर्ग्यू करता है तो आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो कि लिपिड्स में इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसको एज अ प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं करते। ये चीजें हमने इन डिटेल पढ़नी है, ये मैं बस आप लोगों को अभी जो है वो कोर्स से फेमिलियराइज करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज डिस्कस किया है कि आपके पास ये 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स कि ये तो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स और मिनरल्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक तो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, ये एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। फिर आपके ख्याल में इनकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है विटामिन्स एंड मिनरल्स? सॉरी, आपके पास अगर मैं अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर एंटर होता है, उससे एटीपी बनाने के लिए हमें 3 डिफरेंट जो है वो पाथवेज रिक्वायर्ड है। ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस साइकिल एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसे ही है ना? अगर मैं सिर्फ एक रिएक्शन की बात करूं अभी, ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट रिएक्शन की, इसमें होता क्या है कि जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होता है विद इट्स ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ, पहला स्टेप क्या होता है कि देयर इज एन एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है? एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप उठाता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एडीपी में, और इस फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देता है ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है? अगर आप एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो एटीपी के स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक आपके पास 5 कार्बन शुगर है, एक जगह पे आपके पास एडेनिन बेस लगी हुई है, और यहाँ पे 5th पोजीशन पे आपके पास 3 डिफरेंट फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। इट मींस कि एटीपी में आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। सो ये फॉस्फेट ग्रुप डोनर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि अपना एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है, और ग्लूकोज यहाँ पे एज अ फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्टर के तौर पे वर्क करेगा, जो कि फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है? पिक करता है। लेकिन ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एब्सेंस में पॉसिबल नहीं है। एंजाइम की एब्सेंस में ना तो एटीपी अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करेगा और ना ही ग्लूकोज इस फॉस्फेट ग्रुप को पिक करेगा। नाउ दिस एंजाइम हेक्सोकाइनेज इज डिपेंडेंट अपॉन मैग्नीशियम आयन। हेक्सोकाइनेज तब तक ये रिएक्शन कैटालाइज नहीं करेगा, क्योंकि हम ये चीज कहते हैं ना कि हर एक एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एंजाइम के लिए एक खास वर्किंग जो है वो पीएच होती है, और उसके लिए खास जो है वो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती है। सो हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम आयन की एब्सेंस में वर्क नहीं करेगा। ये मैग्नीशियम आयन क्या है? मिनरल्स है। अगर आपकी डाइट में ये विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल नहीं होंगे तो बेशक आप ढेर लगा दें ग्लूकोज का, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज से हमें डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया होता है, और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह से चेंज हो जाता है। लाइक डायबिटीज में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें इन न्यूट्रिएंट्स के एनालिसिस से मिलती है। तो बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमें न्यूट्रिएंट्स के कंपैरेटिव एनालिसिस में भी प्रोटीन से एनर्जी कैसे? सॉरी, प्रोटीन से एनर्जी कैसे बनती है? इससे तो मतलब अमीनो एसिड को प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, अमीनो एसिड तक जाएंगे, तो एनर्जी कैसे बनेगी? आप बायोकेमिस्ट्री 2 तक ये होल्ड करके रखो। आपके पास जो अमीनो एसिड है ना, आप ये पढ़ते हो या अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि अमीनो एसिड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। यूजुअली जो अमीनो एसिड्स हैं, जब कोई अमीनो एसिड फॉर एग्जांपल अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसको थोड़ा सा एड्रेस कर देती हूँ।
दिस इज एन अमाइनो एसिड एलानिन। ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, इसलिए परेशान नहीं होना, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन फॉर टेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास अमाइनो एसिड में एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हाइड्रोजन, और अगर ये अमाइनो एसिड एलानिन है तो इसकी साइड चेन में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि आपके पास देयर आर डिफरेंट एंजाइम्स जिनको हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, इस एलानिन में से अमाइनो ग्रुप को उठाएगा और इसको किसी और पोजीशन पे या किसी और स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर करेगा, बिकॉज ट्रांसफरेजेस वो एंजाइम होते हैं जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ से ये ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके पास ये एलानिन नाउ कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट। दिस इज पायरुवेट। सो अमाइनो एसिड की डीएमिनेशन के बाद यानी इनमें से अमाइनो ग्रुप निकलने के बाद आपके पास पायरुवेट बना। देयर इज एन एंजाइम जो कि पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करता है। अगर पायरुवेट ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट हो गई या पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गई, ये पीसीए साइकिल में जाएगा। पीसीए साइकिल से FADH2 NADH बनेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि अगर आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करते तो आपकी बॉडी आपकी जो मसल मैस है उसमें प्रोटीन्स को डिग्रेड करती है और उससे एनर्जी लेना शुरू कर देती है। ठीक है, समझ आई है? ये चीजें बायोकेमिस्ट्री 2 का पार्ट है, इसलिए ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन फॉर टेस्ट करने के लिए दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट हार्मोनल डेफिशिएंसी। हार्मोनल डेफिशिएंसी का इफेक्ट क्या हो सकता है? इसकी जो एग्जांपल हमने ऑलरेडी ली थी, मैं उसी चीज को यहाँ पे कोट करती हूँ। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है एंड द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज इंसुलिन। अगर इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आपके ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, सेल ने इन्हें बना के रखा हुआ है क्योंकि सेल को पता है कि मुझे किसी ना किसी स्टेज पे एनर्जी की जरूरत है, मैंने ग्लूकोज को ब्लड में से पिक करना है, उठाना है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर सेल के साइटोसोल में पड़े होते हैं, वेसिकल की फॉर्म में पड़े होते हैं, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होते। अगर तो इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन आके सेल को इन्फॉर्म करेगी कि आपके जो ब्लड है उसमें मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। नाउ इट्स टाइम कि आप अपना जो ट्रांसपोर्टर है उसको मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर दो। ट्रांसपोर्टर जैसे ही मेम्ब्रेन में आएगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन एक हार्मोन है, अगर उसकी किसी वजह से प्रोडक्शन कम हो गई है जैसे कि डायबिटीज में यूजुअली होती है, तो हमारा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा बल्कि ब्लड में उसका लेवल क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज। ये चीज आप तब तक पिन पॉइंट नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को इंसुलिन का नॉर्मल फंक्शनिंग जो मैकेनिज्म है वो नहीं पता। जब तक आप किसी हेल्दी सब्जेक्ट को एनालाइज नहीं करते, उसके बायोकेमिकल रिएक्शन या पाथवेज को नहीं पढ़ते, तब तक आप उसको जो है उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस हैं उनको आप ट्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो में लेके जाएं, इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, लाइक पैंक्रियाज के अंदर किसी किस्म का ट्यूमर था जिसकी वजह से पैंक्रियाज का साइज लार्ज हो गया और वो जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाता है, तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो बहुत कम हो जाएगी। आपको एक चीज पता है कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस बहुत जरूरी है। ब्लड का एक खास ग्लूकोज लेवल है, ना उससे कम ग्लूकोज चल रहा है और ना उससे ज्यादा चल रहा है। अगर ग्लूकोज उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो डायबिटिक कंडीशन है, और अगर ग्लूकोज की अमाउंट उससे कम हो जाएगी तो ये हाइपोग्लाइसीमिया है। ठीक है, सो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की अमाउंट जो है वो रेगुलेट करती है प्लाज्मा या ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और अगर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो डायबिटीज हो जाएगी। सो हार्मोनल इम्बैलेंस और उसका इफेक्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उसको भी हम बायोकेमिस्ट्री से स्टडी करते हैं। बिल्कुल, जब सेल के अंदर जाता है ना, ये आप लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट बायोकेमिस्ट्री 2 में हो रहा है। ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है ना तो अब सेल ने डिसाइड करना है कि क्या मैंने इससे एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, और अगर उसके पास एनर्जी रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं तो वो उसको वेस्ट नहीं करता, वो उसको जो है वो अपने
जो स्टारवेशन कंडीशंस के लिए सेव करना चाहता है, और ये भी सिग्नल इंसुलिन ही प्रोवाइड करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को एंटर कराएगा और उसके बाद उन हार्मोन्स को या उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा जो कि ग्लूकोज को जो है वो फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोजन। ये सेल की जो उस टाइम पे मेटाबॉलिक कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है। अगर सेल को एनर्जी की जरूरत है तो उस टाइम इंसुलिन उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा जिन्होंने एटीपी प्रोड्यूस करना है। और अगर सेल वेल फेड स्टेट में है और आपने दोबारा से ग्लूकोज का इंटेक कर दिया है तो उस केस में इंसुलिन उस फ्यूल को वेस्ट करने की बजाय से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा ताकि ड्यूरिंग स्टारवेशन आपकी बॉडी में एनर्जी डेफिशिएंसी ना हो। क्लियर है? ये लिपिड जो है इनका वो होता है डायबिटीज आपकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आती है, इसमें लिपिड्स नहीं आएंगे, लेकिन डायबिटीज की वजह से आपका जो लिपिड लेवल है वो इफेक्ट हो सकता है, उसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो सकती है। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। मैम ये जो ग्लाइकोजन है ये तो तब बनता है ना जब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो ग्लूकागॉन प्रोडक्शन कब होती है, किस कंडीशन में? जी, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे आया है, उसके बाद मैं आप लोगों का क्वेश्चन देखती हूँ कि इंसुलिन तो तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी के अंदर सॉरी ग्लाइकोजन तब प्रोड्यूस होता है जब इंसुलिन प्रेजेंट होती है, और ग्लूकागॉन का क्या इफेक्ट होता है? बच्चे आपका जो पेनक्रियास है ना ये बेसिकली एक ग्लैंड है जिसने हार्मोन्स को सिक्रीट करना है। पेनक्रियास में दोनों ऑप्शंस हैं, लाइक पेनक्रियास के अल्फा सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं, दिस इज द पेनक्रियास, इसके सपोज ये अल्फा सेल्स हैं, ये सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन को, और दूसरी तरफ आपके पास जो है बीटा सेल्स हैं जो कि सिक्रीट करेंगे इंसुलिन। नाउ पेनक्रियास ने डिसाइड करना होता है कि इस टाइम बॉडी को किस हार्मोन की जरूरत है, और ये किस पैरामीटर की बेस पे या क्या चीज है जो कि इसे डिक्टेट करती है कि नाउ इट्स टाइम टू रिलीज ग्लूकागॉन इंस्टेड ऑफ इंसुलिन। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की एक खास रेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 120 ग्राम पर लीटर है, ठीक है, अगर इससे कम अमाउंट पे चला गया, फॉर एग्जांपल 60 पे चला गया है, तो आपका पेनक्रियाज ये चीज ऑब्जर्व करेगा कि इस टाइम पे आपके प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ऑलरेडी कम है, तो इंसुलिन को सिक्रीट करने का फायदा नहीं बल्कि ग्लूकागॉन को सिक्रीट होना चाहिए। और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, जो स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन पड़ा होता है उसको रिलीज कराता है ताकि आपका जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है या जो बॉडी की एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो सके। ये चीज भी बायोकेमिस्ट्री 2 में आती है, लेकिन जहां जहां आप लोगों का जो पॉइंट जो है वो बनता है, जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आता है उसे पूछे ताकि आप लोगों की जो बाकी अंडरस्टैंडिंग है वो साथ साथ क्लियर होती जाए। बायोकेमिस्ट्री 1 का जो कोर्स है इसमें हम लोग ज्यादातर इन पाथवेज की तरफ नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, ये एक बेसिक लेवल कोर्स है। इस कोर्स को एज अ बेस कंसीडर करते हुए आप लोग नेक्स्ट कोर्स जो बायोकेमिस्ट्री 2 का कोर्स है उसमें इन पाथवेज को डिस्कस करोगे। यानी पहले आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज का तो पता होना चाहिए ना कि अमाइनो एसिड्स हैं अंदर, तो अमाइनो एसिड्स की कितनी टाइप्स हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, एनेंशियोमर्स किन्हें कहते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो आप इस कोर्स के अंदर क्लियर करोगे। कौन से पॉलीसेकेराइड के अंदर किस किस्म के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं जो कि किस बॉन्ड को टारगेट करते हैं, ये चीजें इस कोर्स में क्लियर करने के बाद आप लोग नेक्स्ट कोर्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री 2 के अंदर इनके मेटाबॉलिज्म पे जाओगे जिसमें आप इनके मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवेज को इन डिटेल स्टडी करोगे। समझ आ रही है? ओके, इसके बाद हमारे पास 2 से 3 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे और फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनका नाम सुना हुआ है? यस मैम। ओके, समटाइम्स किसी भी कंडीशन की वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है अगर हम उस पर बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस को देखते हैं कि हमें किस तरह से ये हेल्प आउट करती है, तो इसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स भी हो सकते हैं उनका अगर जिक्र करें, एनिमल्स भी डेफिनेटली होते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एग्जांपल ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का नाम सुना हुआ है पहले? ठीक है,
ये आपके पास कॉटन की एक ऐसी वैरायटी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की कोई सीक्वेंस या जीन को इंसर्ट कर देते हो, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल को आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया होता है। दैट्स व्हाई आप उन्हें कहते हो कि दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अगर बीटी कॉटन के पीछे जो स्टोरी थी उस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे तो इसमें बेसिकली था क्या कि आपके पास एक कॉटन की वैरायटी है, वो किसी एरिया के अंदर ग्रो कर रही है। फॉर एग्जांपल ये 90s में जब बड़ा एक पैंडेमिक सिचुएशन थी जिसमें मोस्टली जो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे उन्होंने फेस की, बिकॉज एक ऐसा पेस्ट था जिसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। और वो सारे के सारे कंट्रीज जो कि कॉटन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत जो है वो फेस किया था, बिकॉज उनकी इकोनॉमी जो है वो मोस्टली कॉटन के ऊपर डिपेंड करती है और पाकिस्तान भी उनमें से एक है। सो कॉटन की वैरायटी को इफेक्ट करने वाला एक पेस्ट था जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया, फॉर एग्जांपल अगर आप एशिया की बात करते हैं, उसमें ये पेस्ट क्या करता था, कॉटन के ऊपर ग्रो करता था और उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। ठीक है, अब अगर तो आपने इस ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली आपकी जो है वो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, आपको पहले उस डिजीज का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसे कंट्रोल करते हो। दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने जब इस पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने ये चीज देखी कि कॉटन सिर्फ एशिया में ही ग्रो नहीं करता बल्कि कॉटन बाकी जियोग्राफिकल एरियाज में भी ग्रो करता है। क्या उन एरियाज में भी ये पेस्ट प्रेजेंट है? यस, वहां पे भी ये पेस्ट अवेलेबल था, लेकिन वहां पे डिजीज नहीं हो रही थी। इधर डिजीज थी और इस कंडीशन में डिजीज नहीं। सो पेस्ट भी वही है, प्लांट भी वही है, जियोग्राफिकल एरिया को चेंज होने की वजह से डिजीज नहीं हो रही। एक तो इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था जिस क्लाइमेट के ऊपर ये पेस्ट जो है वो डिजीज कॉज नहीं करता था, लेकिन अगर ये ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर जो पैथोजेनिक मशीनरी है उसको भी वर्क करना चाहिए। ये तो तब होता ना कि अगर आपके पास है वो दूसरी क्लाइमेट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म या पेस्ट सर्वाइव ही नहीं करता, लेकिन अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा। सो साइंटिस्ट ने जब इस चीज को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि जिस एरिया के अंदर ये डिजीज कॉज नहीं कर रहा उसके सॉइल सैंपल के अंदर कुछ खास किस्म के बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, एंड द नेम ऑफ दीज बैक्टीरियाज आर बेसिलस thuringiensis। ठीक है, बीटी। इन बैक्टीरिया का जब एनालिसिस किया गया तो ये चीज पता चली कि इनके अंदर एक ऐसी जीन है, रेजिस्टेंस जीन है, जो कि इन पेस्ट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है। यानी इस जीन की प्रेजेंस में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो पेस्ट है ये अपनी पैथोजेनिसिटी को लूज कर देते हैं, ये डिजीज कॉज नहीं कर सकते। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सॉइल सैंपल में से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, बैक्टीरिया के डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उस फ्रेगमेंट ऑफ जीन या उस जीन को ट्रेस किया, इस जीन को आइसोलेट किया और इसे ट्रांसफर कर दिया कॉटन के जीनोम में। यानी आपके पास ये जो जीन यहाँ से इस बैक्टीरिया से में प्रोड्यूस हो रही थी, इस जीन को हमें इस प्लांट के जीनोम के अंदर इंसर्ट कर दिया। जैसे ये जीन प्लांट के अंदर आई, चाहे आप इसे जिस मर्जी एरिया के अंदर ग्रो करवाओ, ये पेस्ट उसके ऊपर डिजीज कॉज नहीं करा सकता। इट मीन्स कि आपने उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मैनकाइंड या ह्यूमंस की जो है वो उनको सर्व करने के लिए आपने मॉडिफाई किया है। तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से जो अफेक्टेड कंट्रीज थे उनकी इकोनॉमी भी बच गई, और चूंकि ये एक ऐसा जो प्लांट है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसको एक तरह से क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, इसको डैमेज होने से या एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया। समझ आ रही है इस बात की? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें तब मिली जब हमने इस पूरे के पूरे बायोकेमिकल एनालिसिस को इसके ऊपर अप्लाई किया, जब हमें ये पता है कि हम सीक्वेंस को देख सकते हैं, हम सीक्वेंस को आइसोलेट कर सकते हैं, हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए डिफरेंट जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की एक अप्रोच है जिसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ जो है वो स्टडी करोगे इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। चलिए मैं बस इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये 1 से 2 पॉइंट्स बताते हैं। बायोकेमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, आप लोग अटेंडेंस सर्कुलेट कर दो
और जो बच्चे ऑनलाइन हैं इनमें से कोई एक स्टूडेंट जो है स्क्रीनशॉट लेंगे और ये आप लोग जो है शेयर कर दो। मैं अटेंडेंस मार्क कर दूँ। गोसिया बच्चे आप कर लो, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो, मैसेज Okay, ma'am. बायोकेमिस्ट्री इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लाइक जब भी कोई नई ड्रग बनती है, कोई वैक्सीन डिजाइन होती है, तो सबसे पहले ये चीज देखी जाती है ना कि क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई टॉक्सिक रिएक्शन तो कॉज नहीं कराएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने हमेशा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी एक बायोकेमिकल सेक्टर होता है जिसमें आप उन सेल्स जिन पे आप वर्क कर रहे हो, जिनके अगेंस्ट आपने ड्रग या वैक्सीन को डिजाइन किया है, उसमें उस ड्रग को इंजेक्ट करते हो और फिर आप एनालाइज करते हो कि इस ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद कोई साइड रिएक्शन हुआ है या नहीं। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि उस सेल की फिजियोलॉजी इस किस्म की है कि उसमें ये रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद अगर उसकी ओवरडोज की वजह से किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी होती है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम इसे एंड करते हैं जी। बात नहीं, 5 मिनट रहते हैं, इसके बाद बंद हो। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि प्रोटीन इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके मुताबिक हम अपनी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। लाइक आपका कोई एंजाइम है, आपने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस एंजाइम को आइसोलेट किया और वो एंजाइम 37 डिग्री सी पे वर्क करता है, लेकिन आप फूड इंडस्ट्री में बात करें, जाके देखें, अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें मल्टीपल ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें एंजाइम्स यूज होते हैं और वो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 100 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंजाइम उन्होंने आइसोलेट किए हैं उसको इन्होंने पहले चेंज किया है, उनकी इंजीनियरिंग की है, उनकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स को अपनी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया है और फिर उनको यूज़ किया। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री में कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, उस एंजाइम का नॉर्मल टेम्परेचर इतना है लेकिन इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, उसके बाद हम उसे चेंज करते हैं। और ये भी सारे का सारा जो है वो बायोकेमिकल एनालिसिस से पॉसिबल है क्योंकि हमने उन अमाइनो एसिड्स को टारगेट करना है जो कि फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम कैटालिटिकली इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स को चेंज कर देंगे और हम कहते हैं कि ये एंजाइम पहले 37 डिग्री सी पे काम कर रहा था, अब 100 पे काम कर रहा है, तो इट्स गुड नहीं। अगर उस म्यूटेशन की वजह से या अमाइनो एसिड को चेंज करने की वजह से उसका फंक्शन ही लूज हो गया, वो अपना सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, तो वो यूजलेस है, वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं है। सो आप जो है वो पहले उस एंजाइम के बारे में थॉरोली स्टडी करते हो कि इसका ये वाला जो पोर्शन है या ये अमाइनो एसिड एक्टिव साइट में इनको मैंने नहीं छोड़ा, उसके बाहर वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको इस तरह से म्यूटेट किया जाए कि आपका जो एंजाइम है उसका फंक्शन तो ठीक रहे लेकिन उसकी जो थर्मोस्टेबिलिटी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, कि अगर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हो कि इसके अंदर इस किस्म के एंजाइम प्रेजेंट है जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं, तो आप उन एंजाइम्स को आइसोलेट कर सकते हो और उन एंजाइम्स को आप यूज कर सकते हो फॉर दी बायोरेमिडिएशन, यानी प्लास्टिक की क्लियरेंस के लिए जितनी वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। इसकी जो वीडियो है ये मैं शेयर कर दूंगी चैनल पे और स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगी, वहां से आप